सब समस्याएं गिनाते हैं, मैं उसका हल बताता हूँ। और आज राष्ट्रीय पार्टी की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दिल्ली में जब जब लड़ाई होती है तो मैं शासन से एक ही बात पूछता हूँ, एमसीडी का चुनाव हो यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, तो मैं कहता हूँ सरकार घर में कूलर में मच्छर का अंडा देखकर चालान कर देती है, लेकिन आपके गांव में गधा मर जाए एक हफ्ते कोई पूछने नहीं आएगा। जब ऐसी बातें होती हैं तब उनको मजबूरन चालान बंद करना पड़ता है, और जब आते हैं मेरे जैसा आदमी कूलर पलटा देता है, बोलता चेक करे जाके इसका न कर लीजिए। लड़ाई होगी, आपका मामला थाने जाएगा, थाने से कोर्ट जाएगा, कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील एपी सिंह मेरे मित्र हैं, जिसको आना आवाज है वही निपट लेंगे। मैं एक बात कहूंगा, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जैसा कि अभी बताया, मैं खाना पूर्ति इसलिए नहीं कर रहा, निर्देश दिया गया, समय कम है। इस देश में सत्ता में जो भी बैठेगा, जिसकी सरकार होगी, उसकी पहली जिम्मेवारी है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा, उसको पूरा करना है। अगर वो नहीं करता तो सत्ता में रहने का अधिकारी बिल्कुल नहीं। आपने देखा पिछले कोरोना काल में हम लोग इस गांव देहात क्षेत्र में हैं, यहाँ जातिवाद बड़ा बड़ा दिखता है, वहाँ महीन दिखता है। जब कोरोना आया, कोरोना के पहले मुझे जानकारी हुई कि लगातार चलता रहेगा, 2-4 दिन के लिए नहीं है। मैंने लोगों को आगाह किया, मैंने कभी कोरोना का ना तो मास्क पहना, ना मैंने वैक्सीन लगाई, यानी कहना मैंने खुला उल्लंघन किया और चैलेंज किया कि अगर मेरे में कोई कमी है तो मुकदमा कर दो, मुकदमा कर लूंगा। एसडीएम तक में बात हुई, किसी की हैसियत नहीं हुई। आपने कोरोना में देखा होगा कि जो लोग दिल्ली से चल के अपने गांव की तरफ जा रहे थे, डर की वजह से बच्चा मरा हुआ लेकर पति अपनी बीवी के साथ जा रहा है, लेकिन इसलिए नहीं कह रहा कि बच्चा मर गया, बीवी रोएगी, पुलिस को पता चल जाएगा, हमको जेल जाना पड़ेगा। ऐसी घटनाओं को देखकर अथाह तकलीफ होती है। जब हम बात बराबरी की करते हैं, आप राहुल गांधी का सिर्फ नाम सुनते हैं। मैंने राहुल गांधी को एक सवाल किया कि ये मीडिया जो कहते हैं ताकतवर है, ईमानदार है, अगर उसकी हैसियत है तो राहुल गांधी से पूछे कि राहुल गांधी जातिगत जनगणना के साथ है या जातिगत जनगणना के खिलाफ है। उसके बाद उन्होंने अपने आप कहना शुरू किया कि ये इतने परसेंट है, इनको इतना परसेंट क्यों बनाया गया, और उन्होंने कुछ चुनाव जीते। ये धोखा है। जिस तरह भाजपा बार बार आपको उल्लू बनाने का काम करती है, ये भी लगातार उल्लू बनाने का काम करते हैं। आज मेरी लड़ाई है, मैं कहता हूँ सरकार यदि ईमानदारी से सबको कुछ देना चाहती है, अभी मैंने कहा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा सुरक्षा देना सरकार का काम है, तो इस देश में अगर दलित पिछड़ा कमजोर है तो उसमें सबसे ज्यादा पिछड़ी लाइन में महिलाएं आती हैं। मैं महिलाओं का पक्ष ले लेता हूँ। जिस घर में पैदा हुई वो घर वाले कहते हैं पराया धन, पराया धन की कैसे परवरिश होती है आप अच्छी तरह दर्द समझती हैं। जब आप दूसरे के घर जाती हैं, वहाँ कुछ दिन तक यही पता नहीं चलता कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, उस घर के दुख उस घर के कष्ट सहती हैं। मैंने सरकार से मांग की, मैं 5 बार चुनाव लड़ा और ये जानते हुए लड़ा कि मैं चुनाव जीत नहीं रहा, लेकिन वहां लड़ा जहां ये सबसे ऊंचे स्तर पर बैठे होते हैं, और उनसे मैंने सवाल किया। राम मंदिर का मुद्दा आया, मैंने कहा अगर राम मंदिर के बहाने लोगों को मारना नहीं होता तो ये भाजपा वाले ये नहीं कहते कि 2-2 ईंट लेकर आना। क्या अयोध्या में भट्टे नहीं थे? क्या वहाँ सर्विस में नहीं मिलता? इनको पता है कि ये यहाँ से ईंट लेकर जाएंगे, वहाँ पुलिस लाठी लेकर खड़ी होगी, और जब दोनों में टक्कर होगा तो लोग मारे जाएंगे, और सरकार घर घर जाकर बताएगी देखो ये हिंदू विरोधी। ये बातें हमने लोकसभा नई दिल्ली का चुनाव लड़ते हुए कहा। उसके बाद मैंने कहा कि इस देश में जो व्यवस्था कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर है, राशन, मिट्टी का तेल, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, निर्मल आवास, भीख जैसी योजनाएं हैं। इस देश में जो गरीब है
वो योजनाओं का लाभ इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसके पास गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं बन पाता। गरीब वो बन जाता है जो दलाल टाइप के लोग हैं, गरीबी का प्रमाण पत्र बनाते हैं और गरीबी की रकम खाते हैं। मैंने कहा इस देश की जीडीपी जो भारत की कुल आय है, आप देखते हैं कहीं भी आप लगान देते हैं, बाजार जाते हैं टैक्स लगता है, गाड़ी खरीदते हैं टैक्स लगता है। ये सरकार की आमदनी होती है और ये सरकार की आमदनी इसलिए होती है कि आप सबको इज्जत के साथ जीने का हक और जिंदगी दे सके। वो तभी संभव है जब हम सब मजबूत हों। मैंने 2009 में चुनाव में मेरा घोषणा पत्र जो रहा, मैंने कहा इस देश में गरीबी भुखमरी अगर वास्तव में सरकार ने मिटाना है, ये घोटाले के अड्डे बंद करे और सबको एक तरफ से वोटर पेंशन दे। वोटर पेंशन आप समझते होंगे, जब सरकार वोट लेना होता है, आपके घर में जाकर पहचान पत्र बनाते हैं, वोट के बारे में समझाते हैं, देने की बारी आती है तो आप कहीं नहीं होते। जबकि ईमानदारी की बात यह है, मोदी जी ने कोरोना काल में कहा था 10% समझना गणित, मैं 20 लाख करोड़ दे रहा हूँ। 10% 20 लाख करोड़ है तो 100% हुआ 200 लाख करोड़। इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, लेकिन वोटर 100 करोड़ से कम है, यानी 90 करोड़ है। एक आदमी के ऊपर सरकार 2 लाख रुपए हर साल खर्च करती है। मैंने कहा सरकार यदि ईमानदार है तो एक आदमी के ऊपर 50% यानी आधा पहचान पत्र एटीएम कार्ड के रूप में बना दे और 1 तारीख की सुबह उसके खाते में भेज दे। इस देश की प्रत्येक महिला, प्रत्येक पुरुष जो 18 साल का हो चुका है, जिस दिन उसके खाते में आज की तारीख को 8,000 रकम होती है, अगर 8,000 रुपए इन महिलाओं को मिलने लगे तो इनकी बेटियों को कोई दहेज देने नहीं चलाएगा। आप जैसे लोगों को जब बुजुर्ग हो जाएंगी, दवा के लिए तड़प तड़प कर नहीं मरना पड़ेगा, उनमें हमारे बुजुर्ग पुरुष भी आते हैं। मैं कहा अगर सरकार ये नहीं कर सकती, एक और रास्ता है, उससे आधा कर ले। आधे का मतलब है मैं पुरुष हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए, जो महिलाएं हैं महिला वोटर पेंशन लागू किया जाए। एक महिला के खाते में जब 8,000 रुपए हर महीने आएंगे, जो लड़की पढ़ना चाहेगी वो लगातार अपनी पढ़ाई करेगी और दहेज के लिए सारी लड़कियों का चलाया जाना बंद हो जाएगा। और जिस दिन बुजुर्गों को रकम मिलेगी, आप समझते हैं 8,000 रुपए महीना, जो आदमी 1 रुपया भी नहीं कमा रहा, जब उसको मिलने लगेगा तो अपने आप जब 8,000 रुपए आपको महीने मिलेंगे तो आपके बच्चे चाहेंगे हमारे दादाजी जब तक जिंदा रहेंगे ये पैसा आएगा, हमारे बेटे को दूध मिलेगा, यानी उससे खर्चे पूरे होंगे। जिन लोगों के करोड़ों जिनके पास है, उनके हमारे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब राहुल गांधी ने कहा मैं 72,000 साल दूंगा, मैं कहा 72,000 साल मत दो, क्यों? शर्त लगी है कि गरीबों को मिलेगा और गरीब वही होगा जो गद्दार होगा, बेईमान होगा, अमीर होगा। मैंने कहा 5,000 दे दो, लेकिन ये तय कर दो कि सबको मिलेगा। जब ऐसी बात होगी तो जब सबको मिलने लगेगा तो इस देश से गरीबी, भुखमरी, अत्याचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रीय पार्टी माननीय बाबूराम पाल जी हमारे टीम के नेता हैं, रामा सरपाल जी हैं जो हमारे उपाध्यक्ष हैं और यहाँ के प्रदेश प्रभारी भी हैं, और इनके भाई साहब डॉक्टर साहब एस.के. पाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं। हम बहुत दिन से योजना बना रहे थे कि हम ऐसी जगह रहें जहाँ ऐसा ना हो, जब तक जरूरत पड़ी तो रखे, उसके बाद मस्जिद करें, निकाल दें। तब हमने तय किया बाबूराम पाल जी का नाम, इनके साथ रहेंगे। और आज मैं आपको वादा करता हूँ, मैं जितना इधर नहीं हूँ उतना उधर होता हूँ, मेरी ये पहचान है। मैं नरेश चंद्रपाल, हो सकता है 23 जनवरी को आप राष्ट्रपति के द्वारा मेरे को प्रशस्ति पत्र देखते हुए हो सकता है टीवी में नजर आओ, तो मैं कोशिश करूंगा, अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज इस गांव में मदनपुर, पूरा नाम क्या भाई, नौडिहाल मदनपुर में जो लोग रहते हैं किसी भी जाति धर्म के हों, मैं कहता हूं जब वोटर पेंशन मिलेगी तो पंडित जी को भी मिलेगी, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मिलेगी, हमारे बिरादर को भी मिलेगी, आपके भी बिरादर को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और मैं सिर्फ ये चाहता हूँ
जब वो कहते हैं कि हम भी गरीब हैं, हमको भी आरक्षण दो, तो मैं कह रहा हूँ 10% में शौचालय में नौकरी क्यों नहीं निकाल देते? करो भर्ती, 10% उनको भी दे दो। जब 10% आ जाएंगे, भेदभाव भी खत्म हो जाएगा, नौकरी भी मिलेगी। जहाँ जज सिर्फ वही है, हमको भी जज बनाओ। जब हमारा मामला पहुंचेगा, हमारा आदमी भी हमारी तरफ बोलेगा। और इस देश में अगर वास्तव में ईमानदारी से आपने सरकार बनानी है, मैं बीपी सिंह जी का भक्त। आपको थोड़े समय के लिए बोला गया है, जब वो फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे थे, मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग कर रहा था। मैं ग्राम पारादान हिंदी फतेहपुर का हूँ, बाहर से बुलाया गया नहीं। मैंने उनका मन संचालन दुनिया में 5 घंटे किया, और जब मैंने माइक दिया, मैंने कहा सर आप प्रधानमंत्री देश के हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग 15 साल पढ़ाई करते हैं और जब नौकरी के लिए जाते हैं तो बोलते हैं जाति प्रमाण पत्र। मेरा जाति, मेरा स्कूल में नाम लिख दिया गया, पिताजी का नाम लिख दिया गया, गांव लिख दिया गया, लेकिन जाति और कैटेगरी नहीं लिखी गई ताकि नौकरी में बाधा उत्पन्न कर सके। उसके बाद कांग्रेस की सत्ता थी, जब दोबारा आई, उन्होंने कहा हम आधार कार्ड बनाएंगे जिसमें आपका सब कुछ डाल दें, और वहां भी बेईमानी। पहले आधार कार्ड में जन्म तिथि नहीं थी, उम्र लिखा होता था 18 साल 20 साल, तब भी जाति प्रमाण पत्र अभी फिर नहीं बना। मैंने फिर ऐलान किया है कि इस आधार कार्ड में अगर जाति और कैटेगरी लिख दी जाएगी तो हमारे आपके बच्चों को नौकरी में जाते समय जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ये जन्म तिथि डाल सकते हैं तो उसमें जाति और कैटेगरी लिखने में इनको क्या शर्म आ रही है? आज नोटियाल गांव में, इस मदनपुर में, मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग ईमानदारी के साथ यहाँ बैठे हैं, मैं मानता हूं आप ईमानदार हैं। दूसरी पार्टी आएगी, भंडारा नहीं कराएगी, कोई नजर नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आप ईमानदार हैं, पिछड़े हुए हैं, आपको सम्मान की भूख है, इसलिए आप बैठे हैं। और मैं दिल्ली से यहाँ तक घूम रहा हूँ। मेरे पिताजी कानून में थे, हुसैनगंज से रिटायर्ड हुए, और इस क्षेत्र में जितने ब्लॉक प्रमुख होंगे सब कह रहे होंगे दादा दीनपाल मुंशी जी के नाम से मशहूर थे, वो बिंदी पारादान करने वाले। मैं उनका बेटा हूँ, मुझे गर्व है कि उन्होंने अपने गांव में भी हरियाणा को 200-200 गज जमीन उस समय लिखी जिस समय वहाँ पर छोटे छोटे मकान होते थे। ये जमींदार जमीन छूटती थी, वहाँ पेड़ लगा देते थे, लेकिन उनको जमीन देने का काम, दिलाने का काम हमारे पिताजी ने किया। वोटर पेंशन, इज्जत की जिंदगी जीने का काम आपको दिलाने का काम मैं नरेश पाल करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी के लिए जोरदार तालियां हो। ये पूरे देश में घूम रहे हैं और ये पूरी टीम ये ईमानदारी के साथ काम करेगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।